आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल जेएस मिल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। विख्यात बेंथमवादी जेएस मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। 20 मई 1806 को लंदन में उत्पन्न मिल को अपने पिता से बचपन से ही बेंथम के आदर्शों के अनुरूप ढालने का पूर्ण प्रयत्न किया था। जेम्स के कठोर अनुशासन में स्टुअर्ट मिल ने बाल्यावस्था में ही गहन अध्ययन में रुचि ले ली। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में उसने जोनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेट्स के ग्रंथों और प्लेटो के 6 संवादों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था में ही उसकी लैटिन में लिखित रोमन शासन का इतिहास पढ़ने को दिया गया। 13 वर्ष की अवस्था में उसने एडम स्मिथ और रिकार्डो की अर्थव्यवस्था संबंधी पुस्तकों, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान के जटिल विषयों का गहन अध्ययन प्रारंभ कर दिया। 14 वर्ष की अवस्था में उसे बेंथम के छोटे भाई के साथ 1 वर्ष के लिए फ्रांस भेजा गया। वहाँ उसे घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिला। बाद में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम, यात्रा के प्रति आकर्षण और फ्रेंच भाषा के प्रति अनुराग, ये सब बातें जीवन पर्यंत उसके साथ बनी रही। अति कुशाग्र बुद्धि और मेधावी मिल में अध्ययन और कार्य करने की तीव्र आकांक्षा थी। फ्रांस से लौटकर उसने जॉन ऑस्टिन से रोमन कानून तथा अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की। वह विभिन्न सभा सोसाइटियों में भाग लेने लगा और शीघ्र ही उसने भाषण कला में निपुणता प्राप्त कर ली। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बन गया और लगभग 3.5 वर्ष तक वह वाद विवादों में प्रमुख वक्ता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त हुआ और सन 1856 में अपने विभाग का अध्यक्ष बन गया। 2 वर्ष बाद ही वह पदनिवृत्त हो गया और नौकरी के व्यस्त काल में भी उसने अपनी साहित्यिक गतिविधियों में कोई शिथिलता नहीं आने दी। मिल ने वर्ड्सवर्थ, कोलरिज आदि का गहन अध्ययन किया। इन महाकवियों की रचनाओं को पढ़कर मिल के जीवन की अधिक मार्मिक वस्तुएं और मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म क्रियाओं के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उसके स्वभाव और चिंतन में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ, जिसमें अधिक गहरी सहानुभूति थी, जिसका बौद्धिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक था, जिसने मानव की आवश्यकताओं को अधिक समझा था और जिसने बुद्धि के साथ साथ भावनाओं की तृप्ति के महत्व को भी अनुभव किया। सन 1830 में 25 वर्ष की अवस्था में मिल का परिचय अति प्रगतिशालिनी और मेधावी सुंदरी श्रीमती हैरियट टेलर से हुआ। उनकी मैत्री लगभग 20 वर्ष तक चली। अनेक रचनाओं में दोनों प्रतिभाओं ने परस्पर सहयोग किया। श्रीमती टेलर के पति की मृत्यु के बाद सन 1851 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। 7 वर्ष बाद ही सन 1858 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मिल ने अपना विख्यात निबंध ऑन लिबर्टी उसी श्रीमती टेलर को समर्पित किया। उसके प्रति मिल का अनुराग और आदर भाव जीवन पर्यंत बना रहा। फ्रांस के एविग्न नामक नगर में पत्नी की कब्र के पास एक छोटे से मकान में मिल ने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए। वहीं सन 1873 में उसकी मृत्यु हो गई और उसे भी अपनी पत्नी के पास ही कब्र में दफना दिया गया। यशस्वी मिल 59 वर्ष की अवस्था में संसद का सदस्य नियुक्त हुआ। वह सन 1865 से 1868 तक संसद सदस्य के रूप में आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक महिलाओं की स्थिति आदि के संबंध में अत्यंत क्रियाशील रहा। लोकसभा में उग्र विचारक के रूप में उसने विशेष ख्याति अर्जित की। उसने समस्याओं पर स्वतंत्र और निर्भीक विचार व्यक्त किए। शासक और विरोधी दलों ने उसे पूरा सम्मान दिया। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने एक बार कहा कि जब मिल का भाषण होता है तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती है कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। आइए अब हम देखते हैं मिल की कुछ प्रमुख रचनाएं। मिल ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन काल में न्यायशास्त्र, अपराध शास्त्र, आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत कुछ लिखा। उनकी बहुत सी कृतियाँ तो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो गई थी और कुछ उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्न प्रकार हैं: प्लेटोस डायलॉग, द सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ए ट्रीटीज ऑफ लिबर्टी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, यूटिलाइजेशन, एग्जामिनेशन ऑफ हैमिल्टन फिलोसफी, अगस्ट काम्टे एंड पॉजिटिव,
सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ऑटोबायोग्राफी, 3 एसेज ऑन रीजन और लेटर। मिल का ग्रंथ द सिस्टम ऑफ लॉजिक न्यायिक अनुसंधान में एक युग का सूचक तो है ही, ए ट्रीटीज ऑन लिबर्टी राजनीति शास्त्र पर उसकी एक महत्वपूर्ण कृति है जो 5 वर्ष के परिश्रम के बाद तैयार की गई थी। मिल की रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपने पिता के बाद बेंथम का उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। जेम्स मिल की धर्मनिरपेक्षता ने स्टुअर्ट मिल में धार्मिक अनुभूति की गहरी छाप नहीं आने दी, अतः उसके व्यक्तित्व में संशयवाद की झलक सदा विद्यमान रही। उसकी रचनाओं में धर्म की गुणात्मक अनुभूति का पूर्ण अभाव रहा। बेंथम के ग्रंथों के अनुशीलन से मिल की मानसिक शक्ति की प्रेरणा मिली। जॉन ऑस्टिन तथा उसके भाई ने प्रारंभिक अवस्था में स्टुअर्ट मिल के बौद्धिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी नामक निबंध उन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित किया और उसमें लिखा कि मेरे लेखों में जो भी सर्वोत्तम है उसकी वह प्रेरक थी और आंशिक रूप से उसकी लेखिका भी थी। वह मेरी मित्र और पत्नी थी जिसकी सत्य और स्वयं की उत्कृष्ट भावना मेरी सबसे प्रबल प्रेरणा रही, जिसकी प्रशंसा ही मेरा प्रथम पुरस्कार है। आइए हम आगे देखते हैं। मिल के उपयोगितावाद में, बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए सुधार या मिल की उपयोगितावाद संबंधी विचार। जेम्स मिल के प्रयत्नों और बेंथम के प्रति उनकी श्रद्धा ने स्टुअर्ट मिल को कट्टर उपयोगितावादी बना दिया। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में मिल ने महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सुखवादी तत्वों का समावेश कर दिया, जिसके फलस्वरूप मूल सिद्धांत प्राय समाप्त सा हो गया। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, काम्टे, डार्विन आदि के प्रभाव तथा इंग्लैंड की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण मिल ने प्रारंभिक बेंथमवादी विचारों के सैन्य परिवर्तन आता गया और उसने नवीन सिद्धांतों पर बल देना प्रारंभ कर दिया। उसे प्राय अंतिम उपयोगितावादी तथा प्रथम व्यक्तिवादी दार्शनिक माना जाता है। मिल ने उपयोगितावाद पर जो विचार प्रकट किए जो उसके प्रख्यात ग्रंथ यूटिलिटेरियनिज्म में उपलब्ध हैं। मिल द्वारा उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा। आरंभ में मिल बेंथम के सिद्धांत के आधार पर ही आगे बढ़ा। उसने बेंथम के समान ही सुख की प्राप्ति और दुख की विमुक्ति को व्यक्ति का अभिष्ट माना। उपयोगितावाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वह मत जो उपयोगिता अथवा अधिकतम सुख के सिद्धांत को नैतिकता का आधार समझता है, यह बतलाता है कि प्रत्येक कार्य उसी अनुपात में सही है जिस अनुपात में वह सुख की वृद्धि करता है, और जो भी सुख से विपरीत दिशा में जाता है वह गलत है। सुख का अर्थ है आनंद की प्राप्ति और दुख का भाव है, दुख का अर्थ है पीड़ा, कष्ट तथा आनंद का अभाव। मिल ने बेंथम के सुखवाद को स्वीकार किया, किंतु कालांतर में उसके विचारों में सैन्य एक क्रांति हुई तथा उसका विवरण ऐसा हो गया जिसने बेंथम तथा उपयोगितावादी चिंतन में गहरे अंतर उभर कर आए। उसके द्वारा किया गया बेंथम के सिद्धांत का रूपांतरण निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट हो सकता है। पहला, मिल कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक नहीं गुणात्मक अंतर भी होता है। बेंथम सुखों और दुखों में मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार करता था, गुणात्मक भेद को नहीं, किंतु मिल ने इन दोनों भेदों को स्वीकार किया और कहा कि सुख और दुख में गुणात्मक अंतर को मानना पूर्णतः उचित है। कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी इसलिए प्राप्त करने योग्य हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट हैं। निश्चय ही तुलसी और कीट्स के का आनंद गुल्ली डंडा खेलने के आनंद से अधिक उत्तम है। शारीरिक सुखों की तुलना में मानसिक सुख अधिक श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे अधिक स्थायी और सुरक्षित होते हैं। मिल कहते हैं कि सुखों में केवल कम या अधिक का ही अंतर नहीं होता, बल्कि उनके गुणों का भी अंतर होता है। सुसंस्कृत और परिमार्जित रुचियों वाले व्यक्तियों को जिन बातों में सुख मिलता है वह सुख मूढ़ व्यक्तियों के इंद्रियोन्मुख आनंद के निश्चय से ही अधिक श्रेष्ठ होता है। मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य कहीं अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात या सज्जन व्यक्ति होना कहीं अच्छा है। यदि मूर्ख शूकर का मत इसके विपरीत है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपना पक्ष जानते हैं, जबकि सुकरात या एक अच्छा मानव दोनों ही पक्षों को समझता है। दूसरा, सुखों की गणना पद्धति में परिवर्तन। मिल द्वारा सुखों में गुणात्मक भेद मान लेने से बेंथम का सुखवादी मापदंड पूर्णतः खंडित हो जाता है। सुखों को नापने अथवा निष्पक्ष रूप से उनका मूल्यांकन बेंथम के प्रयत्नों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। बेंथम सुख की मात्रा को सुखवादी गणना पद्धति से चाहता है, जबकि मिल का मत था कि विद्वानों के प्रमाण में ही सुखों की जांच अथवा निर्णयों के सही निर्णय हो सकते हैं।
दो सुख प्रदान करने वाली विभूतियों की प्रगाढ़ता का निर्णय उन्हीं व्यक्तियों द्वारा हो सकता है जिन्होंने दोनों अभिव्यक्तियों को महसूस किया है या जिन्हें दोनों अनुभूतियों का ज्ञान हुआ हो। तीसरा, बेंथम के सिद्धांत का उद्देश्य सुख या आनंद की प्राप्ति था और मिल का शालीनता और सम्मान पर बल था। वेपर कहते हैं कि मिल की धारणा थी कि आनंद गुण तथा मात्रा दोनों में ही भिन्न होते हैं। उनके अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य उपयोगितावादी नहीं वरन शालीनता या डिग्निटी है। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वे लिखते हैं कि व्यक्तिवाद का प्रभाव सामान्य विचार द्वारा कठिनाई से ही पहचाना जा सकता है। हमबोल्ट के स्वयं अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मिल कहते हैं कि केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य क्या करता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि उसे एक खास काम करने के तरीके क्या हैं। बेंथम आदि के सिद्धांतों का उद्देश्य आत्म अनुभूति नहीं था बल्कि आनंद प्राप्ति था, जबकि मिल इसके विपरीत यह बताता है कि वह आनंद जो शालीनता अथवा सम्मान में वृद्धि करे दूसरे आनंद से श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्रेष्ठता का मापदंड उपयोगिता का सिद्धांत नहीं है। यहाँ मिल श्रेष्ठ जीवन का विचार प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए जीवन आनंद प्राप्ति के साधन से कुछ अधिक है। मिल नैतिक उद्देश्यों को सुख या प्रसन्नता से ऊंचा मानता है। जब कोई व्यक्ति नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है तो प्रसन्नता स्वयं उसके कदम चूमती है। चौथा, मिल की नैतिकताएं बेंथम से अधिक संतोषजनक है। सम्मान अथवा शालीनता का उपयोगितावादी विचार मिल को नैतिक बाधा के अनुपयोगितावादी विवेचन की प्रेरणा भी देता है। बेंथम ने नैतिक बाधा का कारण केवल मनुष्य की स्वार्थपरता को माना है, परंतु मिल का विचार इससे भिन्न है। उसके अनुसार भय, स्मृति, स्वार्थ नैतिकता में उसी प्रकार बाधा पहुंचाते हैं जिस प्रकार प्रेम, सहानुभूति तथा धार्मिक भावना है। मिल कुछ अधिक यथार्थवादी प्रतीत होते हैं। मिल के अनुसार नैतिक बाधा की भावना उपयोगितावादी सिद्धांत द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पांचवा, स्वतंत्रता उपयोगिता से अधिक उच्च और मौलिक है। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल एक और परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। वेपर कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का विचार स्वतंत्रता के अनुपयोगितावादी विश्लेषण की ओर अग्रसर करता है। सच्चे उपयोगितावादियों के लिए स्वतंत्रता उपयोगिता से भिन्न है, परंतु मिल के लिए स्वतंत्रता उपयोगिता से अधिक उच्च और अधिक मौलिक है। नेक्स्ट है, सुखों की प्राप्ति अप्रत्यक्ष ढंग से होती है। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख कल्पना को स्वीकार करते हुए इसमें बेंथम की व्याख्या की त्रुटि को दूर करने का प्रयास किया। बेंथम कहता है कि राज्यों के कार्यों की नापतोल करते समय अन्य बातों के साथ ही विस्तार पर भी बल दिया जाना चाहिए, अर्थात यह देखना चाहिए कि राज्य की कितनी अधिक जनसंख्या को उस कार्य से सुख पहुंचेगा। परंतु यहाँ यह प्रश्न अविचारित रह गया कि एक व्यक्ति के सुख की खोज में लगे रहने पर अन्य व्यक्तियों को सुख किस तरह पहुंच सकेगा। मिल ने इसका समाधान करते हुए बतलाया कि यद्यपि अपना ही अधिकतम सुख करने की लालसा व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य रहता है, परंतु वह सामाजिक हित के रूप में भी देखता है और उसे उससे सुख प्राप्त होता है, किंतु बाद में वही सुख साध्य बन जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को कष्ट में देखकर मनुष्य उसकी सहायता करता है और इस कार्य से उसको स्वयं सुख प्राप्त होता है। इससे उसे दूसरे व्यक्ति की सेवा में सुख मिलने लगता है और कालांतर में वह निजी सुख को भूलकर दूसरों की सेवा में लगा रहता है। सातवां, मिल का सैद्धांतिक नैतिक बेंथम का राजनीतिक। एक अन्य दृष्टिकोण से भी मिल की धारणा बेंथम की धारणा से भिन्न है। बेंथम अधिकतम सुख के सिद्धांत को एक राजनीतिक सिद्धांत समझता था। विधि निर्माता और शासन सामाजिक नीतियों के निर्धारण और विधि निर्माण में इसका प्रयोग करना चाहता था। बेंथम की मान्यता थी कि यदि कानून को निष्पक्ष होना है तो वह गुणात्मक भेद की बारीकियों में नहीं समझा जा सकता। एक ईमानदार और नेक विधि निर्माता के सामने इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि वह यह मानकर चले कि विभिन्न स्थितियों में सुखों की तुलना केवल मात्रा की दृष्टि से ही मापी जा सकती है। इसके विपरीत मिल कहते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत विधि निर्माता के व्यक्तिगत नैतिक पथ प्रदर्शन का सिद्धांत बन जाता है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना है कि उसके लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। मिल द्वारा अंतःकरण के तत्व पर बल। बेंथम ने उपयोगितावाद के भौतिक पक्ष पर बल देते हुए बाह्य बातों पर अधिक ध्यान दिया।
जबकि मिल ने आंतरिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। उसने बेंथम के व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में एकता एवं संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। बेंथम को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करने वाले चार बाह्य दबावों शारीरिक, सार्वजनिक, धार्मिक और नैतिक की चर्चा की थी। उसने ये सब अति विशेष सुखों, दुखों तथा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हितों के एकात्मक रूप स्थापित करने की समस्या के निराकरण के लिए किया था। मिल ने अंतःकरण का अर्थ आत्म अनुभूतिवादियों की तरह किसी अंतः नैतिक पक्ष से नहीं लिया। उसने कहा कि अंतःकरण तो भावनाओं का एक पिंड है जिससे हमारे पापाचार के कारण पहुंचता है और वह सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने से हमें पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। अंतःकरण का तत्व है, चाहे उसके स्वरूप और मूल के बारे में हमारे विचार कुछ भी हो। मिल ने अंतःकरण के तत्व को मानव के कल्याण की भावना की संज्ञा दी है। मिल द्वारा अंतःकरण के तत्व पर बल दिए जाने में निहित अर्थ यह है कि व्यक्ति को केवल स्वाभाविक समझना भ्रामक है, वह परमार्थ भावना से भी कर्म के लिए प्रेरित रहता है। मिल कहते हैं कि समाज स्वार्थी लोगों का समूह है और मनुष्य अपनी अहमवादिता के कारण अपने निजी लाभ के लिए ही कर्म करता है। मिल ने बेंथम के समान व्यक्तिगत सुख पर अधिक बल न देकर सामाजिक हित को उच्चतर माना और सामाजिक सुख की स्थिति में ही व्यक्तिगत सुख की कल्पना की। मिल के उपयोगितावादी विचारों का मूल्यांकन। सेबाइन कहते हैं कि उसने अपने सुखवाद में सुख के उच्च और निम्न स्तर का नैतिक सिद्धांत और जोड़ दिया है। इसका अभिप्राय यह था कि मिल एक मानक को नापने के लिए एक मानक की मांग कर रहा था। यह एक प्रकार का विरोधाभास था और इसने उपयोगितावाद का पूर्ण रूप से एक अनिश्चित सिद्धांत बना दिया। इस भ्रम की जड़ यह भी है कि मिल बेंथम के अधिकतम सुख के सिद्धांत के व्यवहारिक पक्ष को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं था। बेंथम का व्यवहारिक पक्ष यह था कि उसके आधार पर विधान की उपयोगिता को परखा जा सके। वह अधिकतम सुख के सिद्धांत को मुख्य रूप से विधान पर ही लागू करना चाहता था। यदि देखा जाए तो बेंथम का उपयोगितावाद परंपरागत नैतिक मान्यताओं के मूल्यांकन की कसौटी है, जबकि मिल का उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसने उनके बौद्धिक स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। मैक्सी कहते हैं कि मिल की उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा में बेंथम की मान्यताओं का बहुत कम अंश रह गया है। अवश्य ही मिल ने अपनी विशाल हृदयता से उपयोगितावाद को नैतिक जीवन के अधिक अनुकूल बनाया और कुछ काल के लिए जनता को मुग्ध कर लिया, किंतु अंत में इसके कारण उत्पन्न असंगतियों ने उसकी ख्याति को बहुत ठेस पहुंचाई। उपयोगितावाद की रक्षा में तत्वशास्त्र का खजाना खाली करने वाले मिल से उपयोगितावाद का पक्ष प्रबल न हो सका। थैंक यू।